हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज की हमारी क्लास 31 नंबर की क्लास है और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशंस, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसमें हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट क्या क्या है और कौन कौन सी कंडीशंस में हमें प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना है, रेफर करना है अगर उसमें कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके तहत उसको क्या करना है, रेफर करना है और उसके बाद फिर उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, वेजाइनल ब्लीडिंग एनी टाइम आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब ऐसी वेजाइनल ब्लीडिंग जो 20 वीक के जो गेस्टेशनल है या 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कहेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। या बी ऑप्शन है, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको एंटीपार्टम कहेंगे। या सी ऑप्शन है, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आज को हो जाएगा वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसी वेजाइनल ब्लीडिंग जो आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में जो एंटीपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? सर्वाइकल कार्सिनोमा है, एक्लैम्पसिया है, प्री एक्लैम्पसिया है या प्लेसेंटा प्रीविया है। यहाँ पे प्रीविया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। वाई आई यहाँ पर क्या हो गया है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया है कंप्यूटर की वजह से, तो यहाँ पर आई के बाद ए आएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एंटीपार्टम हेमरेज का? कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा है, एक्लैम्पसिया है, प्री एक्लैम्पसिया है या प्लेसेंटा प्रीविया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी होगा, प्लेसेंटा प्रीविया इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का। विच टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विद एंटीपार्टम हेमरेज। अगर किसी वुमेन को एंटीपार्टम हेमरेज है तो उसमें कौन सा जो टेस्ट है वो नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके लिए। तो इसमें है यूएसजी एब्डोमिनल, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, या एमनोसिंथेसिस नहीं करना चाहिए, क्रॉनिक विलस सैंपलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी चाहिए, पीवी जिसको बोलते हैं। अगर किसी लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना। इससे क्या होता है, और ज्यादा हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड लॉस विद इन 24 आवर ऑफ द बेबी बर्थ एंड अप टू 6 वीक आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। बच्चे के जन्म होने के 24 घंटे से लेकर के और 6 वीक तक का अगर ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे, ये पोस्टपार्टम हेमरेज है, या बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद जो ब्लीडिंग होती है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे? 24 घंटे से लेकर के, बेबी के जन्म के 24 घंटे से लेकर के और 6 वीक तक आफ्टर डिलीवरी अगर किसी तरह का ब्लड लॉस होता है पर वेजाइनल तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद जो पीपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वो बताना है। ऑप्शन है
रप्चर यूट्रस है, यूट्राइन डिटैचमेंट है, या एटोनिक यूट्रस है, या फिर यूट्राइन स्कार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एटोनिक यूट्रस। यूट्रस किस में नहीं आता है? टोन में नहीं आता है, ठीक है। अपनी जो उसकी टोन होती है, उसकी जो नॉर्मल जो शेप साइज और होती है वो नहीं आ पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस एटोनिक यूट्रस हो जाता है। उसकी वजह से ही क्या होता है, पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का वो क्या है, एटोनिक यूट्रस होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे अगर ब्लड लॉस कितने से ज्यादा होता है? 80 ml होता है, 100 ml या 500 ml या 900 ml, किसको बोलेंगे? पीपीएच। तो राइट आंसर इसका सी है। अगर 500 ml से ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? पीपीएच कहेंगे। Following a delivery, the nurse suspect atonic PPH in the client. Which among the following is the priority nursing intervention? ठीक है, अगर किसी लेडी को क्या हो रहा है, डिलीवरी के बाद एक नर्स ये सस्पेक्ट कर रही है कि उसका जो यूट्रस है वो एटोनिक यूट्रस है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको पीपीएच हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है मसाज द यूट्रस करेगी, एडमिनिस्टर 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन करेगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एग्रोमेट्रिन करेगी, या रिपोर्ट टू द डॉक्टर करेगी। तो जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी इन केस ऑफ एटोनिक पीपीएच? ठीक है, तो इस कंडीशन में जो नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा ए मसाज द यूट्रस। यूट्रस को क्या करेगी? वो मसाज करेगी, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो किस में नहीं है, टोन में नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल एकदम फ्लैक्स है, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सी टाइप में हो गया है वो। इसकी वजह से क्या होगा, उसमें पीपीएच ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको टोन में लाने के लिए जो नर्स है वो क्या करेगी, उसको मसाज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोस्टपार्टम पेशेंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ बीइंग वाज इन लेबर ऑफ 32 वीक है यहाँ पर ये, and had ruptured membrane for 24 hours। 24 आवर से उस पर क्या हो गया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और 32 वीक का गेस्टेशन है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस क्लाइंट? तो इस क्लाइंट में क्या कंडीशन मेजर की जाएगी या किस कंडीशन को इसको इंडिकेट किया जाएगा, क्या एक्सपेक्ट की जाएगी कि इस क्लाइंट में ये कंडीशन हो सकती है कि उसकी मेम्ब्रेन क्या हो गई है, 24 आवर पहले ही रप्चर हो गई है और 32 वीक का उसका क्या गेस्टेशन पीरियड है। तो क्या हो सकता है उसमें, एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है, पेल्विक थ्रोम्बोफेलाइटिस हो सकता है, या साल्फेंजाइटिस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एंड्रोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो क्या होता है कि मेंसेस के टाइम में, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसके टाइम में जो उसकी शेड ऑफ होती है, यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है, शेड ऑफ होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। और पेल्विक जो थ्रोम्बोपेलाइटिस होती है, इसमें क्या हो जाता है कि जो वेन होती है उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसमें पेन होने लग जाता है पेल्विक रीजन में। तो इसके अलावा जो साल्फेंजाइटिस है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये इसके वो बताया मैंने आपको मीनिंग, क्या क्या मीनिंग इसके होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एंडोमेट्राइटिस। क्वेश्चन है, प्री मैच्योर सेपरेशन नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो सेपरेशन है, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है किसका, प्लेसेंटा का, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो टर्म होती हैं, एक होता है जब प्लेसेंटा का क्या होता है कि यूट्राइन के लोअर सेगमेंट में क्या हो जाती है, उस
सिचुएटेड हो जाती है, या फिर एक होता है प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का। तो उस दोनों कंडीशन को क्या क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका अब्रप्टिव प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, फीटल डिस्ट्रेस है, या फिर कॉर्ड प्रोलेप्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अब्रप्टिव प्लेसेंटा, मतलब प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या हो जाती है, पहले ही बेबी डिलीवर होने से पहले ही प्लेसेंटा क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अब्रप्टिव प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बिलो स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अब्रप्टिव प्लेसेंटा एक्सेप्ट। सारे ही जो स्टेटमेंट हैं वो सही है अब्रप्टिव प्लेसेंटा से संबंधित, एक को छोड़ करके। तो ऑप्शन है प्लेसेंटा इन अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अपर सेगमेंट में होती है किस कंडीशन में, अब्रप्टिव प्लेसेंटा में, या फिर ऑलवेज रिलीव्ड ब्लीडिंग इज देयर, ये हमेशा उसमें क्या होता है कि अगर प्लेसेंटा अब्रप्टिव हो रहा है तो उसमें हमेशा ब्लीडिंग होगी, या ब्लीडिंग इन डार्क रेड कलर की होगी, या पेन फुल ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। तो राइट आंसर इसका बी होगा, ऑलवेज रिलेट ब्लीडिंग इज देयर, हमेशा क्या रहेगी उसके पूरी डिलीवरी में उसको ब्लीडिंग होती रहेगी अब्रप्टिव प्लेसेंटा की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, ठीक है, पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया है, उस कंडीशन में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और प्लेसेंटा अब्रप्टिव क्या होता है। प्लेसेंटा अब्रप्टिव मैंने बताया प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा क्या है, सिचुएटेड है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब इसका जो आपको ट्रीटमेंट देना है प्लेसेंटा प्रीविया का वो क्या होगा? हेपेरिन थेरेपी देंगे, या इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन देंगे, या एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करेंगे इस कंडीशन में अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में जो देंगे उसको वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर। उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, और उसको बेड रेस्ट के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्लेम्पसिया के बारे में बताती हूँ। इससे रिलेटेड और भी कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सोडियम नाइट्रोपरसाइड देंगे, या मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, या डोपामाइन देंगे, या लाबेटालॉल देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है किसके लिए? एक्लेम्पसिया को मैनेजमेंट करने के लिए। जो मैग्नीशियम सल्फेट जो दिया जाता है वो कितना होता है? 5 ग्राम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, हम कह सकते हैं इसको 10 ml मैग्नीशियम सल्फेट ईच बटक पर दिया जाता है। मतलब इसकी जो टोटल डोज है वो कितनी हो जाएगी? 20 ml इसकी डोज दी जाती है। इस डोज को रिपीट नहीं किया जाता है। इसके अलावा ई कैसे दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसकी जो डोज है वो कितनी दी जाती है और कहाँ पर दी जाती है। ये तो IM देंगे इसको, और ईच बटक पर 10 ml आपको क्या देना है? मैग्नीशियम सल्फेट इसमें दिया जाता है इन मैनेजमेंट फॉर एक्लेम्पसिया। इसके बाद आ जाता है इसमें जो 2 टर्म्स होती हैं एक्लेम्पसिया की, एक प्री एक्लेम्पसिया होता है और एक एक्लेम्पसिया होता है। तो एक्लेम्पसिया है उसको क्या है, ट्रीट किया जा सकता है रेगुलर फॉलोअप के दौरान। इसमें जो मेडिसिन है वो दे करके इसको, और जो कौन कौन सी इसकी मेडिसिन किस किस तरह से देते हैं वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्री एक्लेम्पसिया में कैसे आइडेंटिफाई, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं। तो प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। कितना हो जाता है इसमें? 140 से लेकर के और 90 तक mmHg तक से ज़्यादा हो जाता है BP। और इसके साथ साथ उसमें क्या दिखाई देते हैं? प्रोटीन यूरिया भी दिखाई देता है यूरिन में। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्पसिया कहेंगे, ठीक है। और एक्लेम्पसिया में क्या हो जाता है? एक्लेम्पसिया में आपका BP और प्रोटीन यूरिया के साथ साथ BP 140-90 के साथ और प्रोटीन यूरिया के साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलता है? कन्वर्जन भी देखने को मिलता है। ये कंडीशन प्री एक्लेम्पसिया के बाद कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इसमें भी साइन सिम्टम क्या इसी तरह से दिखाई देते हैं? हाई BP है, हेडेक हो जाता है, फ्लशी है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं इसको? ओडिमा दिखाई देने लग जाता है एक्लेम्पसिया में, जो स्वेलिंग आ जाती है इसके पैर वगैरह में। तो इस तरह के साइन सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। तो ये आपका एक्लेम्पसिया और प्रीएक्लेम्पसिया से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, वो होती है मैग्नीशियम सल्फेट।
है अ प्राइमरी ग्रेविडा इज एडमिटेड विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्लेम्सिया को वो बोलते हैं प्रेगनेंसी PIH भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस गिवन लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसको मैग्नीशियम सल्फेट की डोज दी जाती है। द नर्स शुड मॉनिटर फॉर द फॉलोइंग वार्निंग साइन एवरी 4 आवर। तो नर्स को हर 4 घंटे में उसको क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए, एक को छोड़ करके। क्या? यूरिन आउटपुट क्या नहीं होना चाहिए? यूरिन आउटपुट अगर इसका 25 से 30 ml पर आवर है, लेस देन, या एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जिसको नी जर्क बोलते हैं, वो एब्सेंट है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट है उसकी कितनी हो गई? 16 से कम हो गई है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। और ब्लड प्रेशर 100 से लेकर के 17 mmHg है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसको दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट किसी प्रेग्नेंट लेडी को जिसको क्या है? इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। तो उस केस में जो एक नर्स है वो सारे ही ये चीजें क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है? वो है आपका डी इसमें है ब्लड प्रेशर अगर 100 और 70 mmHg है, तो ये कंडीशन क्या होती है? एक तरीके से नॉर्मल सी ही रहती है। इसमें क्या नहीं करेगी? इसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, बल्कि जो हाइपरटेंशन है उसमें अगर ये सारी चीज आ रहे हैं कंडीशन, तो वो कंडीशन इसके क्या आते हैं? वार्निंग साइन होते हैं। अगर यूरिन आउटपुट 25 ml से कम आ रहा है, नी जर्क रिफ्लेक्शन एब्सेंट है उसका, ठीक है, और उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है? 16 से कम है, तो ये सारे क्या है? वार्निंग साइन दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि जो ब्लड प्रेशर 100 से लेकर 17 है, वो इसका क्या नहीं है? वार्निंग साइन नहीं है, ये एक थोड़ी सी नॉर्मल की कंडीशन में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following clinical presentations would a nurse accept while assessing a patient with abruptio placenta? ठीक है, कौन से क्लिनिकल साइन मतलब एक नर्स असेस करेगी किस कंडीशन में? प्लेजेंट आपका ये हो रहा है, abruptio placenta हो रहा है, उस कंडीशन में कौन सा क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस वुड बी नर्स एक्सेप्ट? रिज बोर्ड लाइक एब्डोमेन है, उस कंडीशन को देखकर एब्डोमेन कैसा है उसका? बहुत ज्यादा रिज है, कठोर है, ठीक है, तो वो सस्पेक्ट करेगी कि वो क्या हो सकता है? प्लेसेंटा एब्रप्शिया हो सकता है कि उसमें, या फिर एडिमा इन लेग में एडिमा आ रहा है, उसको देख करके करेगी, या एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग को देखकर करेगी, या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को देख करके करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर उसको एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर कौन सी कंडीशंस हैं? एब्रप्शियो प्लेसेंटा उसमें देखने को है, उस वजह जैसे क्या हो रहा है? उसमें एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। A 4 degree perineal tear involve which of the following? जो 4 डिग्री पेरिनियल टीयर हो जाता है जब डिलीवरी होती है, तो उस टाइम क्या होता है? टीयर होता है, ठीक है। तो पेरिनियल टीयर 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री इस तरह से होते हैं। तो जो 4th डिग्री है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? और भी सारे हैं, कौन कौन से इसमें कौन कौन सा टीयर होता है, 1st डिग्री में कितना होता है, 2nd डिग्री में कौन सा होता है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको पहले बताना है कि 4th डिग्री में कौन सा इसमें आपको टीयर देखने को मिलेगा। तो म्यूकोसा का है, सब म्यूकोसा है, एनल स्फिंक्टर है, या फिर रेक्टल म्यूकोसा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका डी इज द राइट आंसर है। इसमें क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसमें है रेक्टल म्यूकोसा होता है। जो 4th डिग्री पेरिनियल टीयर होता है उसमें क्या हो जाता है? रेक्टल जो म्यूकोसा है वो क्या हो जाता है? टीयर हो जाता है। इसके अलावा जो 1st डिग्री है उसमें क्या होता है? इसमें वेजाइनल म्यूकोसा और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो टीयर होते हैं। 2nd डिग्री में आपका आ जाएगा वेजाइनल म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू और अंडरलाइन जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टीयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3rd डिग्री टीयर है उसमें हो जाएगा कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर, इसमें आ जाता है एनल स्फिंक्टर, इसमें टीयर हो जाते हैं। और 4th डिग्री में क्या हो जाता है? रेक्टल म्यूकोसा इसमें टीयर होता है। तो आपको ये चारों डिग्री याद में रखनी है। जो पेरिनियल टीयर के कंडीशन में 1st डिग्री में क्या हो जाता है? इसमें म्यूकोसा हो जाता है, और इसके बाद 2nd डिग्री है उसमें सब म्यूकोसा हो जाएगा, 3rd डिग्री में एनल स्फिंक्टर हो जाएगा, और 4th डिग्री में क्या हो जाएगा? आपका रेक्टल म्यूकोसा, इसमें क्या होगा? पेरिनियल टीयर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रैक्ड निपल एंड सोर निपल इज ट्रीटेड विद। जो क्रैक निपल है, ठीक है, और जो सोर निपल हो जाती हैं, फट जाती है निपल, उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? अप्लाइंग 4 मिल्क है, अप्लाइंग हिंड मिल्क है, अप्लाइंग सोप एंड वाटर है, अप्लाइंग सैलोन सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी हो जाएगा। इसमें हिंड मिल्क होता है
उसको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए टू ट्रीट द क्रैक्ड और सोर निप्पल। क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान अगर किसी को सीवियर एनीमिया है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्री एक्लैम्प्सिया हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से यूट्राइन इनर्सिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूट्राइन इनर्सिया इसमें देखने को मिलता है अगर किसी में सीवियर एनीमिया है ड्यूरिंग लेबर। As per WHO, a pregnant woman is said to be anemic when her hemoglobin level is, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिक कहेंगे। तो इसमें हो जाएगा 10 मिलीग्राम है, 11 है, 12 है या 13 है। पिछली बार जो CHO का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 11 ग्राम पर DL। अगर उसका हीमोग्लोबिन इससे कम है तो वो किस कंडीशन में आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमन एनीमिक की कंडीशन में आ जाएगी। Is which among the following is the appropriate measure for reducing the breast tenderness in first trimester of pregnancy? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए अब क्या है, which among the following is the appropriate measure, कौन सा हम appropriate measure करेंगे for reducing the breast tenderness, जो breast की क्या हो जाए tenderness को reduce करने के लिए first trimester of pregnancy। तो wash breast with warm water and keep it dry, wear light cloth or support the breast, expose the breast टू एयर टू आर्ली, या फिर वॉश द सोप एंड वाटर फॉर आर्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, वॉश ब्रेस्ट विद वार्म वाटर एंड कीप इट ड्राई। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।